नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। जैसा कि हमने बात की थी कि हम 30 क्वेश्चन सीडीपी के करेंगे सबसे पहले। और ये 30 क्वेश्चन मैं इस तरह से करूंगा जैसे कोई स्टूडेंट अपने पेपर में एग्जाम देता है, तो आपको समझ में भी आएगा किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे और कितनी स्पीड हमें रखनी चाहिए। यहाँ पर मैं समझाने से ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर ध्यान दूंगा। क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है उसकी हम अलग से क्लास करेंगे, सब टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो पेपर करने वाले हैं वो आपका पेपर 1 होगा। और पेपर 1 कौन सा वाला है? ये जो पेपर 1 है ये आपका 1 मार्च 2026 को सीटेट का जो एग्जाम है वो हुआ था। ये ऑफिशियल पीडीएफ पूरी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जीके फ्लैश ऑन में। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह जो भी है इंपॉर्टेंट क्लास वगैरह सब कुछ नोटिफिकेशन आपको वहां मिलता रहेगा। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें और इस पीडीएफ को एक बार खुद से सॉल्व करके देखें, क्योंकि अगले 30 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो आपके रहेंगे ईवीएस के। तो ईवीएस के अगले 30 क्वेश्चन होंगे आपके। उससे पहले ये सीडीपी के हमने कर ही लिए हैं, आज की वीडियो में कर लेंगे हम। तो ये सबसे पहले भाग 1 हम कर रहे हैं आपका सीडीपी का, ये 30 क्वेश्चन। उसके बाद हम करेंगे ये भाग 3 आपका पर्यावरण अध्ययन वाला, और इसके 61 से 90 यानी कि पूरे आपके 30 क्वेश्चन ये वाले भी हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। तो इस तरह से आपकी जो पूरी बुकलेट है ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड की है। तो आप भी चाहें तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वरना टेलीग्राम ग्रुप से आप इस पूरी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं भाग 1, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन करना है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है सब। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, तो हम पढ़ेंगे हिंदी में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए क्या दिया है? किसी भी उम्र में शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वे मदद या समर्थन से क्या कर सकते हैं। तो ये आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा साफ साफ कि ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। और क्यों है? उसका कारण ये है यहाँ पर कि टीचर को बजाय इसके कि वे मदद या समर्थन से क्या कर सकते हैं, केवल इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, टीचरों को दोनों चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है और क्या कर सकता है, सब कुछ। तो यहाँ पर ये जो एक बात के लिए मना किया गया, इस वजह से ये कथन गलत हो गया। कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सीखने में केवल, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लेव वाइगोत्स्की का नाम आ गया। अब यहाँ पर इनका पूरा जो भी सिद्धांत है उसकी पूरी जो आपने पढ़ी है पूरी नॉलेज आपकी यहाँ पर यूज की जाएगी। तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सीखने में केवल उन व्यवहारों को शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ भी प्रस्तावित नहीं किया है, इसलिए इसका कारण भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका हम आंसर दे रहे हैं ऑप्शन 3। ठीक है, अभी हम इनको चेक भी करेंगे, और मैं इसकी जो आंसर की वगैरह है वो अभी मैंने डाउनलोड नहीं की है, उस क्योंकि अगर मैं डाउनलोड कर लेता तो मेरी नज़र भी पड़ सकती थी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस वजह से वो मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया है, और वो मैं आपको शेयर तभी करूंगा जब आप भी अपनी तरफ से एक बार इसी पूरे पेपर को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, तब फिर आपको रियल जो आपका स्कोर होगा वो पता पड़ेगा। ठीक है, और अभी मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो अभी केवल मैं अपने जो मेरी नॉलेज है या मेरा जो आइडिया है उसी के हिसाब से मैं इनको आंसर को लगाऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने कितने क्वेश्चन अभी मतलब कितने टाइम से सीटेट का ये जो पूरा सिलेबस वगैरह है वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमें सही कथन ढूंढना है, यानी कि 3 गलत होंगे। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है, प्रतिभाशाली बच्चों में बेहतर शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल होते हैं। तो ये पहला जो ऑप्शन दिया है ये सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। और इसके गलत होने का कारण ये है कि जो भी शैक्षणिक अगर कौशल है उससे हम किसी बच्चे को प्रतिभाशाली नहीं मान सकते। मेन कारण सबसे बड़ा ये है।
केवल शिक्षा ही सब कुछ प्रतिभाशाली बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो एडिसन थे, एडिसन ने केवल क्लास फर्स्ट तक पढ़ाई की थी और उन्हें स्कूल से ये कहकर निकाला गया था कि आपका जो बच्चा है वो काफी बेकार है, लेकिन वो एक प्रतिभाशाली बच्चे थे, इस वजह से उन्होंने बल्ब की खोज की। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि पढ़ाई यहाँ पर सब कुछ मायने नहीं रखती, इसलिए बेहतर शैक्षणिक वाले ऑप्शन की वजह से ये वाला जो प्रतिभाशाली बच्चों की क्वालिटी है वो गलत हो गया। दूसरा, उनमें ये भावनात्मक कौशल भी जो भावनात्मक है वो भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये भी प्रतिभाशाली बच्चों में देखा गया है। दूसरा ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बच्चे शिक्षा के सभी क्षेत्रों के साथ साथ अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं है वो केवल एक चीज में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा, प्रतिभाशाली बच्चों में ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में, अब यहाँ पर विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, यहाँ पर दिया भी होगा स्पेसिफिक डोमेन ऑफ नॉलेज। तो ये जो चीज है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे में किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में काफी अच्छी उच्च स्तर की मानसिक क्षमता होती है, तो ये बात सही है, इसलिए तीसरा ऑप्शन अभी तक हमें सही देखने को मिल रहा है। चौथा ऑप्शन दिया गया है, प्रतिभाशाली बच्चे दी गई समस्याओं के लिए नए और मूल समाधान लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये प्रतिभाशाली बच्चे के लिए तो ठीक है कि नए और मूल समाधान लाते हैं, लेकिन ये जो बात दी गई है ना, दी गई समस्याओं, इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। तो ये वाला ऑप्शन मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नई चीज खोज करते हैं, वो समस्याओं पर रिसर्च नहीं करते हैं, वो बिल्कुल नई चीज जो मूल समाधान वगैरह नहीं, मूल संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी आंसर मैं देना चाहूंगा ऑप्शन 3। ठीक है, अब देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है, कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर दूसरों व समाज द्वारा निर्धारित नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते। तो ये सबको पता होगा, पहला स्तर होता है, लेकिन अब पहले स्तर का यहाँ पर नाम पूछ लिया है। तो पहले स्तर का नाम होता है पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशियल लेवल। तो इसका आंसर हम देना चाहेंगे ऑप्शन 2। अब मैं वैसे टिक लगा ही रहा हूँ, तो ऑप्शन 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप ये देख लेना, ये मेरे लगे हुए टिक आपको सीधे पीडीएफ में दिखाई देंगे, और अगर किसी को प्लेन पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको दोनों पीडीएफ डालकर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया है कि आकलन के उद्देश्य क्या होने चाहिए। ठीक है, आकलन को इंग्लिश में बोलेंगे असेसमेंट। तो इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और आप देख रहे होंगे कि 4 ऑप्शनों में ये ढूंढना है आपको कि इनमें से कौन कौन से सही है, फिर उसके बाद अपना आंसर 1, 3, 2, 4 ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको लगाने हैं। तो अब आपको सबसे पहले चेक करनी है पहले इन 4 ऑप्शनों को पढ़कर। सबसे पहला, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण यह पता लगाने के लिए कि वे क्या जानते हैं और समझते हैं। तो ये सही बात है, इसलिए आकलन करना चाहिए, क्योंकि हमें समझना तो चाहिए कि बच्चे क्या जानते हैं और क्या समझ रहे हैं। ज्ञान में अंतर पता लगाने के लिए, तो अंतर पता करना कभी भी आकलन का उद्देश्य नहीं होता है कि बताइए इस बच्चे में ज्यादा नॉलेज है या इसमें ज्यादा नॉलेज है। इसलिए मेरी तरफ से ये ऑप्शन जो इसमें दूसरा दिया है ये गलत मान लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद प्रभावी शिक्षण गतिविधियों की पहचान करने के लिए, तो ये भी सही है। अब देखिए, हमारी और उनकी दोनों की समझ में बहुत अंतर हो सकता है। अब वो ज्ञान में अंतर पता लगाने के लिए पता नहीं किस लिए कह रहे हो। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में जैसे साफ दिया है, टू आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज। अब ये गैप्स इन नॉलेज है, यहाँ पर उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि ये खुद बच्चे की नॉलेज में जो गैप हुआ है उसको जानने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में तो इन्होंने क्लियर गैप्स इन नॉलेज बता दिया। इससे समझ में आ रहा है कि बच्चे की नॉलेज में, लेकिन हिंदी में केवल ज्ञान में अंतर पता लगाने के लिए। तो कौन सा अंतर पता लगा रहे हैं, तो हिंदी में उतना क्लियर नहीं हमें मालूम पड़ रहा जितना इंग्लिश में मालूम पड़ रहा है, लेकिन इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो इंग्लिश का है वो बिल्कुल सही है, तो हिंदी का भी सही होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा चेक कर लिया हमने, तीसरा भी सही निकला। चौथा, विद्यार्थियों को तुलनात्मक अंक देने के लिए, तो ये सरासर गलत है। तो चौथे को छोड़कर, इसमें चौथा है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें चौथा नहीं है, इसमें तीसरा भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी चौथा है तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें नहीं है। 1, 2, 3 ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हम लगाएंगे चौथे का। अब अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन दिया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आलम्बन, जिसको स्कैफोल्डिंग शब्द का तात्पर्य क्या है।
तो आलम्बन हिंदी में बोला है, स्कैफोल्डिंग आप सब जानते होंगे अच्छे से। तो इसका हमें तात्पर्य ढूंढना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में हम पढ़ेंगे। एक संसाधन सामग्री जो अवधारणाओं को बेहतर ढंग से याद करने में सहायता करती है। तो ये क्या है, सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर सहायता मिलती है, हमें इतना पता है। एक ऐसा मापन उपकरण जिसका उपयोग विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के आकलन करने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। यह एक लाक्षणिक शब्द है जिसका अर्थ है जब विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये भी गलत है। चौथा, एक ऐसी रणनीति जिसमें अधिक जानकार व्यक्ति कम जानकार वाले व्यक्ति को कोई नया कौशल या अवधारणा सीखने में सहायता प्रदान करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो 5वें का भी हम चौथा लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारा 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में देखिए, फिर ऐसी 4 चीजें दी हैं, इनमें से आपको ढूंढना है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान वृद्धि और विकास में योगदान देते हैं। तो सांस्कृतिक प्रथाएं योगदान देती हैं, सही बात है। पोषण सही है, खेल के अवसर सही है, शिक्षा की गुणवत्ता सही है। तो चारों ही इसमें सही है, इसलिए 6 का मैं पहला लगाना चाहूंगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वां क्वेश्चन दिया है, बच्चे खाली स्थान दिया है, प्रदर्शित करते हैं जब वे जानवरों की पहचान करने के लिए अपनी मानसिक संरचना को घोड़ों को पहचानने के लिए नया स्कीमा जोड़ते हैं। अब ये स्कीमा वर्ड जिसने भी जीन पियाजे के बारे में पढ़ा होगा वो तुरंत समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें जीन पियाजे वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो लगाना है। तो बच्चे क्या प्रदर्शित करते हैं? आलंबन, ये तो लेव-वाइगोत्स्की का हो गया। अधिसंज्ञान, ये लेव-वाइगोत्स्की का है ही नहीं। समायोजन या समावेशन में से आपको एक लगाना है। तो जानवरों की पहचान करने के लिए मानसिक संरचना में घोड़ों को पहचानने के लिए नया स्कीमा जोड़ते हैं। जब भी नई की बात होती है तब हम लगाते हैं हमारा समायोजन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो 7वें का हम लगाएंगे दूसरा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत की आलोचना। तो किसने की आलोचना या क्या की, ये हमें समझना है। पहला ऑप्शन दिया है, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को विकसित करने में भावनात्मक कारकों की प्रमुखता पर विचार करने के लिए की गई है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि ऐसी कोई आलोचना नहीं की गई है भावनात्मक कारकों को प्रमुखता पर विचार करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की कीमत पर विकास की प्रक्रिया में जैविक प्रभावों पर जोर देने के लिए की गई है। तो अभी अगले और पढ़ लेते हैं क्या सही है। ये वाला भी नहीं लग रहा है। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षकों के बजाय विद्यार्थियों को महत्व देने के लिए की गई है। तो शिक्षकों के बजाय विद्यार्थियों को तो महत्व दिया ही जाएगा, लेकिन उन्होंने भी दिया है लेव-वाइगोत्स्की ने, लेकिन उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं बोला कि विद्यार्थियों की बात है, उन्होंने बच्चों की बात की है। और कोई भी इंसान हो उसको भी स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो। तो ऐसा भी नहीं दिया है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में आनुवांशिकता और जीव विज्ञान की भूमिका को अनदेखा करने के लिए की गई है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसी आलोचना की गई है लेव-वाइगोत्स्की के लिए, क्योंकि उन्होंने जो जीन पियाजे की स्टेज वगैरह थी उसके बिल्कुल अपोजिट बताया। उन्होंने कहा है बच्चा पहले भाषा बोलता है और उसी से सीखता है, जबकि जीन पियाजे ने कुछ और बोला है कि पहले बच्चे में जो संज्ञानात्मक है वो डेवलप होगा, उसका जो दिमाग है उसमें लैंग्वेज आएगी, उसके बाद बोलेगा, जबकि वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो ये जो आनुवांशिकता वर्ड है और जीव विज्ञान है, इसके लिए उनकी आलोचना की गई है। यही एक ऑप्शन ऐसा है जो मुझे सही लग रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर मैं चौथा लगाना चाहूंगा। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन दिया है, शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि, संवेदी क्षमताएं और गतिक कौशल किसके हिस्से हैं? तो हमें ये बताना है कि जो शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि, संवेदी क्षमताएं और गतिक कौशल जो होते हैं ये किसके हिस्से हैं? संवेदी चालक विकास के, या संज्ञानात्मक विकास के, या शारीरिक विकास के, या सामाजिक विकास के? तो यहाँ पर आप साफ साफ समझ रहे होंगे, संवेदी क्षमताएं, मस्तिष्क की वृद्धि और गतिक कौशल। ये जो गतिक कौशल है इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोटर स्किल, सेंसरी कैपेबिलिटीज और बॉडी एंड ब्रेन, ये सब कुछ इसमें दे दिया है। तो ये क्या संज्ञानात्मक विकास हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो गतिक कौशल आ गए ये संवेदी चालक विकास होते हैं हमेशा। ठीक है, सेंसरी मोटर स्किल वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाता है आपका। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे लिए 1 सही है, लेकिन वो केवल किसकी वजह से? संवेदी क्षमताओं की वजह से।
लेकिन अगर सेंसरी मोटर डेवलपमेंट और हम ये मोटर स्किल और सेंसरी कैपेबिलिटी देखें तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बॉडी और ब्रेन इनमें भी ग्रोथ हो रही है। तो बॉडी और ब्रेन की वजह से ये जो संवेदी चालक है ये वाला हम नहीं लगाएंगे, और ना ही ये संज्ञानात्मक होगा, और सामाजिक तो है ही नहीं इसमें कोई भी चीज ऐसी सामाजिक वाली। ऑप्शन 2 इसका सबसे बेस्ट है, क्योंकि शारीरिक विकास में आपकी सब कुछ आ गई, मोटर स्किल भी आ गई, सेंसरी कैपेबिलिटी साफ साफ आपको समझ में आ रही होगी, और ये जो बॉडी और ब्रेन है ये भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अपना आंसर देना चाहेंगे वो देना चाहेंगे ऑप्शन 2 को। तो बाकी आपको जो लगता है आप वो लगाएंगे अपनी तरफ से। अभी मैं अपनी तरफ से जो आंसर लगाना चाह रहा हूँ वो ऑप्शन 2 है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ये जो ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन है। और देखिए, सबको समझने की अलग अलग सबकी स्टाइल होती है। मेरे साथ क्या होता है कि मैं हिंदी में तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन जो कीवर्ड होते हैं वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं, इसलिए मैं जो कीवर्ड वगैरह होते हैं उनकी एक बार नजर में इंग्लिश में डाल लेता हूँ। और ऑप्शन भी आप देखेंगे तो ऑप्शन एक बार आप इंग्लिश में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश, लेकिन मुझे दोनों ही लैंग्वेज पसंद है, इसलिए मैं दोनों की हेल्प से अपना जो पेपर है वो मैं अटेम्प्ट करता हूँ। तो इसका आंसर मैं ऑप्शन 2 देना चाहूंगा। क्वेश्चन 10 आप देख रहे होंगे, दिया है समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है। तो जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है पूरी, वो किससे बाधित होगी, ये हमें इन चारों ऑप्शन में ढूंढना है। पहला ऑप्शन दिया है कलन विधि के उपयोग से। अब ये तो काफी हिंदी में ऐसा कठिन वर्ड आ गया जो समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में साफ समझ में आ रहा है, यूज ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है फंक्शनल फिक्स्डनेस, यानी कि प्रकार्यात्मक स्थिरता से। तो प्रकारात्मक स्थिरता से जो आपकी समस्या समाधान की प्रक्रिया है ये बाधित होती है, ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज फिक्स हो जाती है, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में बताया है फंक्शनल फिक्स्डनेस, तो फिक्स होने से हमेशा कोई भी चीज हो दिक्कत ही देती है। तो जो भी विद्यार्थी वगैरह हो या कोई भी बच्चा हो, उसकी अगर फंक्शनल यानी कि प्रकारात्मक में स्थिरता आ गई है तो वो उसको जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करने में बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए ऑप्शन 3 मुझे सही लग रहा है। अन्वेषण तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं हो सकता। सादृश्य सोच से ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन 3। अब 11वें क्वेश्चन से मैं थोड़ा ऐसे करूंगा जैसे वास्तव में मैं अकेला बैठ कर इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से, अब ये तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी कथन ये दिया, स्व विनियमन और आवेग नियंत्रण विद्यालयी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। तो ये सही बात है। दूसरा कारण क्या है इसका, सामाजिक भावनात्मक कौशल विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने और विनियमित करने में मदद करते हैं, ये भी सही बात है। तो दोनों कथन सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, इसलिए पहला ऑप्शन में लगा दूंगा। 12वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। अब ये एक बेसिक क्वेश्चन है और फैक्ट पर डिपेंड है आपका क्वेश्चन। अगर आपने फैक्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसको कर पाएंगे। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर 6 से 11 साल, देखते ही पता पड़ गया, इसका करेक्ट आंसर होगा 6 से 11 साल। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परिणाम प्रदर्शन के उपयोग के बजाय विद्यार्थी सीखने का समर्थन करने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सही बात है, जो मानकीकृत परिणाम के प्रदर्शन होते हैं उनके उपयोग करने के बजाय जो विद्यार्थी के सीखने का समर्थन करने के लिए टीचर ने प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए जो भी कार्य किया है वो शामिल किया जाना चाहिए। तो ये आपका कथन सही है। कारण क्या दिया है इसमें, मानकीकृत परीक्षण अधिगम के लिए आकलन के बजाय अधिगम के आकलन के साथ अधिक संरेखित होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो कारण गलत है, आपका कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है, ऑप्शन 4 में ये दिया है। तो इसका हम चौथा ऑप्शन लगा रहे हैं। पढ़ेंगे 14वां क्वेश्चन। कथन दिया है, बच्चों का विकास आनुवांशिक कोडों के प्रकट होने का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो क्या ये सही है, ये गलत है, क्योंकि कोई भी आनुवंशिक कोड है उसके प्रकट होने का प्रत्यक्ष परिणाम थोड़ी है कोई भी विकास वगैरह। विकास में तो पर्यावरण और आनुवंशिक दोनों चीजें शामिल होती हैं। फिर कारण क्या दिया है, बाल्यावस्था विकास का एक प्राकृतिक जैविक चरण है। तो वो कारण भी इसका गलत है, क्योंकि बाल्यावस्था क्या, पूरी जितनी भी चीजें वो सभी जैविक चरण होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और आर, दोनों गलत मेरी तरफ से। ठीक है,
अब हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन 15वां। इसमें भी कथन और कारण दिए हैं। शिक्षकों को अधिगम को सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे डर और तनाव के माहौल में प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। तो ये सही बात है। कारण, प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है। तो ये कारण में जो बात बोली है ये तो सही बात बोली है, लेकिन सीखने की बात जो है उसको स्पष्ट नहीं कर रही है। क्योंकि बच्चे चाहे प्रारंभिक बाल्यावस्था में हो या मध्य बाल्यावस्था में हो या किशोरावस्था के हो, कोई भी हो, डर और तनाव के माहौल में वो प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकते। तो इसको अच्छी तरह से जो कारण है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इसका केवल कथन सही है और कारण गलत है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट वाला ए सही है लेकिन आर गलत है। अब देखिए इसमें हमने थोड़ी जल्दबाजी में ऑप्शन 1 लगा दिया, लेकिन आगे देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है, क्योंकि हमने बोला था कि ये बात तो सही है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो अगर हम साफ साफ देखें तो हमें पता पड़ रहा है कि हमें ऑप्शन 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन वो व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ पर इनने क्लियरली बोल दिया, तो इसलिए हमें ऑप्शन 3 लगाना पड़ेगा। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार के सीखे हुए पैटर्न को जेंडर डैश कहा जाता है। तो ये क्या ये रूढ़िवादिता है या पूर्वाग्रह है या भूमिका है या स्थिरता है? एक बार इनको इंग्लिश में समझते हैं। स्टीरियोटाइप्स या बायस या रोल्स या फिर कॉन्स्टेंसी। तो आपको ये समझना है ये किस लिए बोला है। तो ये बोला है सांस्कृतिक रूप से। जब भी समाज की या सांस्कृतिक की बात की जाएगी तो जो जेंडर है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा केवल रोल। तो यहाँ पर लगाएंगे हम ऑप्शन 2 भूमिका। इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन 2 भूमिका। ठीक है, तो ऑप्शन 2 मैंने लगा दिया और जो बाकी के पीछे टिक लग रहे हैं उनको हटा देता हूँ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रोल। जब भी समाज की बात की जाए तो ये रोल हो जाएगा, वरना फिर वो यहाँ पर रूढ़िवादिता के लिए अलग चीज होगी, वो यहाँ पर जेंडर की बात नहीं करेगा। और जेंडर में ही मतलब वो अलग एक्सप्लेन करेगा किस तरह से वो रूढ़िवादिता होगा, इसलिए रूढ़िवादिता इस जो क्वेश्चन है इसमें फिट नहीं बैठेगा। ज्यादातर बच्चे यही लगा के आ जाते हैं रूढ़िवादिता। यहाँ पर ये जो जेंडर है ये भूमिका को बता रहा है, क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से बात की जा रही है। 17वां क्वेश्चन दिया है। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विचलित होने वाले विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जब कोई स्टूडेंट है वो बार बार विचलित हो रहा है तो एक शिक्षक को अपनी कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए जिसमें भी ध्यान दें, ये भी गलत बात है। देखिए सबको लगता होगा पुरस्कार देना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप पुरस्कार से ही बच्चे को मोटिवेट करें, और बहुत सारी चीजें हैं वो करनी चाहिए। अभिभावकों को फोन करके बच्चों को कड़ी सजा देने की धमकी देनी चाहिए, ये भी गलत बात है। धमकी तो किसी बच्चे को देनी ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की। ऑप्शन 4, कक्षा को प्रबंधनीय समूहों में विभाजित करके उन्हें सहयोगात्मक रूप से सीखने के मौके देने चाहिए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन मुझे लग रहा है और आप भी जानते होंगे कि यही सही है, क्योंकि 3 पहले ही हमारे कट चुके हैं और वो भी ऐसे कटे हैं कि उनमें कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं। अब फिर कथन कारण। माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों को अक्सर लड़कों और लड़कियों से अलग अलग उम्मीदें होती हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं वो थोड़ी मैथ में वीक होंगी। ये सब मैंने सुना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं सोचता। कारण क्या बताया, लैंगिक मतभेदों के बारे में विश्वास रूढ़िवादिता को सूचित करते हैं जो अक्सर केवल 2 नामीकरण यानी कि लड़के और लड़कियों में वर्गीकृत करते हैं। तो कथन और कारण मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं और वो सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 में इसका लगाना चाहूंगा। बाकी आपको जो लगे आप अपनी तरफ से वो वाला ऑप्शन लगा देना। 19वां क्वेश्चन दिया है कि इसका कथन दिया है। समावेशन में विभिन्नताओं की स्वीकृति होती है एवं यह सुनिश्चित करता है कि बहिष्करण के सभी रूप हटा दिए जाएं। तो समावेशन आप जानते हैं ये वर्ड कहाँ से आया है, जीन पियाजे की तरफ से आया है। अब इसको क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विभिन्नताओं की स्वीकृति वगैरह बोला है तो ये समाज में समावेशन की बात हो रही है, ठीक है, ना कि जीन पियाजे वाला।
तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में साफ साफ बताया हुआ है, एसिमिलेशन नहीं है, ये इंक्लूजन है। ठीक है, तो ये इंक्लूजन की बात की गई है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए, तो ये तो सही बात है इसका कारण। और समावेशन में विभिन्नताओं की स्वीकृति होती है और यह सुनिश्चित करता है कि बहिष्करण के सभी प्रारूप हटा दिए जाए, तो ये कथन भी मुझे सही लग रहा है। तो मैं दोनों लगाऊंगा और सही व्याख्या करता है इसलिए ऑप्शन 2 लगाऊंगा इसका 19वें का। बाकी आपको जो सही लगेगा वो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन 20वां। 20वां क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के कौशलों को विकसित करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियां तैयार और करवानी चाहिए जो तार्किक तर्क शक्ति और विश्लेषण की मांग करे। सही बात है। पहले सीखी हुई अवधारणाओं को केवल पुनः प्राप्ति की मांग करे, ये गलत है। केवल वर्ड आते ही ये आपको ऑप्शन गलत कर देना है, कोई भी हो। यंत्रवत याद करने और रटने की मांग, बिल्कुल गलत। जानकारी के संश्लेषण और मूल्यांकन की मांग, सही है। तो इसका पहला और चौथा मुझे सही लग रहा है, ये दिया ऑप्शन 3 में, इसलिए 20वें का मैं लगाना चाहूंगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन का मेरी तरफ से आंसर है ऑप्शन 3। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन 21वां। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि सीखने के लिए बुनियादी नींव में परिवर्तन करने की क्षमता है, तो क्या चीज डैश क्या सीखने के लिए, तो ये होती है अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट, स्कीमा, संज्ञानात्मक मानचित्र और संघों। तो संघ नहीं हो सकते इसका आंसर। और जो बुद्धि है वो संज्ञानात्मक मानचित्र भी है, कॉन्सेप्ट भी है, स्कीमा भी है। लेकिन अब इसमें जो सबसे क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा कि जीन पियाजे ने ज्यादातर स्कीमा के बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने कॉग्निटिव भी डेवलपमेंट बताया है। तो इन दोनों में मुझे डाउट लग रहा है कि इसका मैं क्या लगाऊं। लेकिन कॉग्निटिव उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है, या मैप जो है ये मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। अब देखिए, अब 21 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर 20 हो गए। अब ये जो 21वां है ना पढ़ने की वजह से ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन मैं जो अपना आंसर देना चाहूंगा फाइनल, अब इन दो में से कोई एक तो लेना ही पड़ेगा। और एक ये कॉन्सेप्ट वाला है, इस पर भी बार बार नजर जा रही है, अवधारणाओं, तो ये भी हो सकता है। इन तीन में कंफ्यूजन है, आपको भी होता होगा। लेकिन जो जीन पियाजे से जुड़ा ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है स्कीमा, इसलिए मैं स्कीमा लगाना चाहूंगा। ठीक है, बाकी देखते हैं फिर ये सही होता है या गलत होता है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। एक रचनावादी कक्षा का तात्पर्य है ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान देना, तो केवल रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज पर ही फोकस करना है, तो ये गलत लग रहा है थोड़ा थोड़ा। वैसे अच्छी बात तो है कि उस पर, लेकिन सिर्फ यहाँ पर वही दिया है, उस पर सब कुछ पर ध्यान देना चाहिए ज्ञान में तो। और सीखने को एक निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में देखना, ये भी गलत है। कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना, ये सही है। रचनावादी में बहुत सारी शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन, एक प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक की भूमिका पर जोर देना। शिक्षक की भूमिका पर क्या जोर देंगे, हमें तो स्टूडेंट में जो रचनावादी है, अगर कोई क्लास है रचनावादी, उसमें हम क्या करेंगे, ज्यादातर सब बच्चे ही करेंगे, बस हमें तो उनको गाइडेंस देनी है। तो इसलिए मैं जो इसका आंसर लगाना चाहूंगा वो लगाऊंगा ऑप्शन 3। तो इसका करेक्ट आंसर मेरी तरफ से ऑप्शन 3। 23वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन में दिया है डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया एक क्या है। तो डिसलेक्सिया के बारे में आप सबने अच्छे से सुना ही होगा। विकासात्मक लेखन विकार, वो तो डिस्ग्राफिया होता है। विकासात्मक गतिक विकार, ये हो सकता है मोटर डिसऑर्डर जो लिख रहा है। विकासात्मक पठन डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, ये बिल्कुल सही है, पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चे को, डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर ऑप्शन 2। 24वां क्वेश्चन दिया है कथन, प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थियों को एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना और चर्चा के अवसर प्रदान करना, ये तो बिल्कुल सही कथन है। चर्चा के अवसर तो हमेशा सभी विद्यार्थियों को देने चाहिए। कारण क्या है इसका, अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद रखने और पुनरुत्पादित करने की प्रक्रिया है। ये जो याद रखने वाला वर्ड है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तो कारण को गलत लगाऊंगा। ठीक है, कथन सही और कारण गलत, तो इसका मेरी तरफ से आंसर होगा ऑप्शन 3, ए सही और आर गलत। 25वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 25वां क्वेश्चन दिया है
ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है? तो लंबे और बिना रुके व्याख्यान करना ये तो गलत है, उनको थोड़े थोड़े समय में ही मतलब ब्रेक लेना चाहिए। निरंतर महत्वपूर्ण मौखिक प्रतिक्रिया प्रदान करना ये थोड़ी ठीक है, लेकिन पता नहीं कितनी ठीक होगी, आगे और ऑप्शन देखते हैं। जो भी इन चारों में अच्छा लगेगा वही लगाएंगे, मतलब अच्छे से मेरा मतलब है जो ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार वाले बच्चों पर फिट बैठेगा उनके लिए उस वाले ऑप्शन को हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें सब ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि ज्यादा तो इसके बारे में हमें नहीं पता होता, ज्यादातर बच्चे इसको इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं, जो भी डिसऑर्डर वगैरह है वो भूल जाते हैं, धीरे धीरे सब मिक्स कर लेते हैं। ऐसे कार्य देना जिनमें बहु कार्य की आवश्यकता हो, तो ये 25वां थोड़ा सही है, लेकिन बहुत सारे कार्य की आवश्यकता हो तो फिर दोबारा उसमें परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान वैसे भी न्यूनता है, ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार वाले बच्चे हैं। चौथा, दृश्यक सामग्री और हाथों से करने वाली गतिविधियों का उपयोग करना, तो ये चौथा ऑप्शन जो है ये सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे, इसलिए मैं चौथा लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। 26वां क्वेश्चन दिया है, प्रमस्तिष्क घात के प्रारंभिक लक्षणों को खाली स्थान में लंबे विलंब से पहचाना जा सकता है। किसमें अगर प्रमस्तिष्क घात के प्रारंभिक लक्षण है तो किसमें लंबे विलंब से पहचाना जा सकता है? प्रमस्तिष्क घात है जो ज्यादातर है वो समझ लीजिए समझ और बूझने की क्षमता को होगी, यहाँ पर सूक्ष्म गतिक और स्थूल गतिक कौशल नहीं होगा, वस्तुओं की दृश्यक पहचान भी नहीं होगा, पढ़ने और लिखने नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन मैं 26वें का लगाना चाहूंगा, बाकी आप देख लेंगे। अब देखेंगे हमारा 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में दिया है बच्चों का विकास क्या होता है? विकास का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। एक सरल एकात्मक प्रक्रिया नहीं, एकात्मक प्रक्रिया नहीं है ये, मल्टी जो प्रक्रिया मल्टी प्रोसेस है, ये यूनिटरी प्रोसेस नहीं है, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित है, एक एकीकृत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है 27वें का, वो यही वाला लग रहा है, ए यूनिफाइड प्रोसेस। इंग्लिश के वर्ड से थोड़ा अच्छा समझ में आता है। अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित तो बिल्कुल है ही नहीं डेवलपमेंट, ये पूरा एक सिस्टमेटिक होता है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत होती है, इसलिए इसका आंसर मैं 27वें का फोर्थ लगा रहा हूँ। 28वां, जीन पियाजे के सिद्धांत में बुद्धिमत्ता किसके विकास के बारे में है? जो बुद्धिमत्ता है यानी कि इंटेलिजेंस वो किसके विकास के बारे में है? सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता? नहीं। अपनी मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना? नहीं। भावनात्मक परिपक्वता? ये भी नहीं है। संज्ञानात्मक स्कीमा? ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जीन पियाजे के अनुसार होगा। 29वां क्वेश्चन हम देखते हैं, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रभावी अधिगम के पक्ष में है? ज्ञात से अज्ञात सही है ये, जटिल से सरल गलत है, अमूर्त से मूर्त ये भी गलत है, प्रतिष्ठित से प्रतीकात्मक ये भी गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 केवल सही है 29वें का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान के निर्माण के संरचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विषय वस्तु को यंत्रवत रटें? गलत। अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल हों? ये सही है। एक समस्या का समाधान करने के लिए केवल एक ही तरीका अपनाएं? ये भी गलत है। अपनी सांस्कृतिक समझ को त्याग दें? ये भी गलत है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन 2। तो 30वें क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन 2 मैंने लगा दिया है।